कैलिफोर्निया राज्य के सुप्रीम कोर्ट में जज, मिस मर्फी, क्या यह आपका फैसला है? अश्रव्य, क्या यह आपका फैसला है? संड्रा लेन, मुझे पता है कि मैंने क्या किया है, इससे कुछ नहीं बदलेगा। इस वीडियो में हम उन महिलाओं की चौंकाने वाली दुनिया में उतरेंगे जिन्होंने घोर अपराध किए हैं और जब उन्हें आजीवन कारावास की सच्चाई का सामना करना पड़ता है तो उनके द्वारा प्रदर्शित तीव्र प्रतिक्रियाओं को देखेंगे। क्रूर हत्याओं से लेकर विनाशकारी हिंसा के कार्यों तक इन महिलाओं ने अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ दिया है। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम इन खतरनाक व्यक्तियों के अंधेरे और टेढ़े मेढ़े दिमागों का पता लगाते हैं और उनके सजा के दौरान सामने आने वाले नाटकीय अदालती दृश्यों का गवाह बनते हैं। एलिसन बेनेट और जोसेफ कैरोल ड्रग्स की दुनिया के अंधेरे पक्ष में फंस गए थे। उनके कार्यों के दूरगामी परिणाम हुए जिससे माइकल बर्नेट जूनियर की जान चली गई। यह सब फेंटानिल से युक्त ड्रग्स की बिक्री में उनकी भागीदारी से शुरू हुआ, जो एक शक्तिशाली और अत्यंत खतरनाक पदार्थ है जिसने देश भर में समुदायों को तबाह कर दिया है। फेंटानिल एक सिंथेटिक ओपियोइड अपनी अत्यधिक शक्ति के लिए जाना जाता है, जो अक्सर मॉर्फिन से 50 से 100 गुना अधिक मजबूत होता है। इसके दुरुपयोग के परिणाम घातक हो सकते हैं, जैसा कि इस मामले में दुखद रूप से प्रदर्शित किया गया था। लाभ के लालच और इच्छा से प्रेरित होकर बेनेट और कैरोल अपने लाभ के लिए जीवन जोखिम में डालने के लिए तैयार थे। उन्होंने छाया में काम किया, व्यसन से जूझ रहे लोगों की भेद्यता का फायदा उठाया। उनके कार्यों ने ड्रग ट्रेड का व्यक्तियों और समुदायों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन उनकी अवैध गतिविधियों का अंत तब हुआ जब उनके ड्रग्स से एक घातक अधिक मात्रा हो गई। शिकार, एक युवक जिसका जीवन उनके क्रूर कार्यों से छोटा हो गया था, ड्रग ट्रेड के भीतर छिपे खतरों का एक दुखद प्रतीक बन गया। जब अधिकारियों को उनकी संलिप्तता का पता चला तो बेनेट और कैरोल को तेजी से पकड़ा गया और न्याय के लिए लाया गया। अदालत एक युद्ध के मैदान में बदल गई क्योंकि अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ एक सम्मोहक मामला प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा किए गए अपार नुकसान पर प्रकाश डाला गया। मुकदमा के दौरान बेनेट के सहयोग और एक व्यसन पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में भागीदारी को ध्यान में रखा गया। हालांकि इससे उनके अपराधों का अपराध नहीं हुआ, लेकिन यह सजा प्रक्रिया में एक भूमिका निभाई। परिणाम स्वरूप बेनेट को 8 साल जेल की सजा मिली, जो उनके कार्यों का सामना करने और मोचन की तलाश करने की उनकी इच्छा पर रखे मूल्य का प्रमाण है। पीड़ित के परिवार ने अपने नुकसान और प्रतिवादियों ने अपने चुनावों के परिणामों का सामना किया क्योंकि अदालत भावनाओं के मिश्रण से भर गई थी। उनके कार्यों का प्रभाव पूरे कार्यवाही में गूंज गया, जो ड्रग ट्रेड के विनाशकारी परिणामों का एक स्पष्ट अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। एलिसन बेनेट और जोसेफ कैरोल का मामला लुप्त जीवन और लालच और मानव जीवन के लिए उदासीनता से प्रेरित लोगों के कार्यों से बिखरे परिवारों पर प्रकाश डालता है। जैसा कि हम खतरनाक महिलाओं की कहानियों के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखते हैं जो आजीवन सजा का जवाब देती हैं, उनका मामला एक भयावह उदाहरण है जो किसी भी कीमत पर लाभ की खोज से उत्पन्न हो सकता है। डायना लवजॉय। कड़वे हिरासत युद्धों और टूटे हुए रिश्तों के दायरे में डायना लवजॉय की कहानी एक चिल्लिंग साक्ष्य के रूप में खड़ी है, जो कुछ व्यक्तियों को हासिल करने के लिए जाने वाली लंबाई को दर्शाती है। उनके कार्यों ने हमेशा के लिए उन लोगों के जीवन को बदल दिया और अदालत पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। लवजॉय की शादी टूट गई थी और वह अपने पूर्व पति ग्रेग मुलविहिल के साथ एक कड़वे हिरासत विवाद में फंस गई। क्रोध और निराशा से प्रेरित होकर उसने उन्हें हमेशा के लिए अपने जीवन से खत्म करने की एक भयावह योजना बनाई। लवजॉय ने एक बंदूक प्रशिक्षक वेल्डन मैकडेव जूनियर से व्यवस्था की ताकि उनके पूर्व पति को गोली मार दी जाए, जो कि उनके हिरासत युद्ध पर चर्चा करने के लिए एक बैठक होनी थी। जब इस साजिश के विवरण का खुलासा हुआ तो अदालत अविश्वास में छोड़ दी गई। जब पल आया, मैकडेव ने अपना हथियार चलाया, लेकिन मुलविहिल गंभीर चोटों के साथ अपने जीवन से बच निकला। हत्या के असफल प्रयास ने समुदाय में सदमा फैला दिया और एक नाटकीय अदालती तस्लीम का मंच तैयार किया। मुकदमे के दौरान लवजॉय के खिलाफ सबूत भारी थे। अभियोजन पक्ष ने एक दमदार मामला पेश किया जिसमें उसके कार्यों की पूर्व नियोजित और ठंडे खून वाली प्रकृति को उजागर किया गया। अदालत तनाव से भर गई थी क्योंकि जूरी ने विचार विमर्श किया, ये जानकर कि परिणाम लवजॉय और मैकडेव का भाग्य निर्धारित करेगा। अंत में फैसला सुनाया गया और लवजॉय को 26 साल से आजीवन कारावास की सजा के साथ हत्या करने की साजिश और हत्या के प्रयास का दोषी पाया गया। दोषी ठहराने का भार लवजॉय के लिए सहन करने के लिए बहुत अधिक था और वह अदालत में गिर गई, भावनात्मक उथल-पुथल का एक भौतिक प्रकटीकरण जो उसका उपभोग करता था। नाटकीय दृश्य न्यायाधीश, जूरी और दर्शकों की आंखों के सामने सामने आया, कार्यवाही पर एक अमिट निशान छोड़ गया। लवजॉय का पतन उसके अपराधों की गंभीरता और उन लोगों के जीवन पर उनके प्रभाव का एक स्पष्ट अनुस्मारक के रूप में कार्य किया।
अदालत भावनाओं के मिश्रण से भर गई थी, क्योंकि ग्रेग मुलविहिल और उनके प्रियजनों ने हत्या के प्रयास के बाद के परिणामों का सामना किया। निशान शारीरिक और भावनात्मक दोनों हमेशा लवजॉय के विश्वासघात का एक अनुस्मारक के रूप में काम करेंगे। डायना लवजॉय का मामला एक चिल्लिंग अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कुछ व्यक्ति अपनी इच्छाओं की खोज में कितनी गहराई तक डूब जाएंगे। यह हिरासत युद्धों के अंधेरे पेट और भावनाओं के उच्च होने पर उत्पन्न हो सकने वाली हिंसा की संभावना पर प्रकाश डालता है। डायना लवजॉय के पास अपने अविवेक पर विचार करने के लिए बहुत समय होगा। बॉनी ड्यूआर्ट। बोनी ड्यूआर्टे के नशे में गाड़ी चलाने के लापरवाह फैसले ने 3 मासूम किशोरों और उनके अपने जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात ड्यूआर्टे की खराब निर्णय क्षमता ने एक विनाशकारी कार दुर्घटना का कारण बना, जिसमें डायलन मैक, ब्रुक हॉली और अल्बर्ट रोसी जूनियर की जान चली गई। मुकदमा के दौरान अदालत अकल्पनीय दुख और हानि के भाव के लिए एक उदास मंच बन गई। ऐसा लग रहा था कि दुर्घटना की रात बोनी के पास जो शोभा नहीं थी वह अब पूरी तरह से उसके साथ थी। जैसे जैसे अदालत में दुर्घटना के विवरण को सामने रखा गया, वैसे वैसे वातावरण दुख से भरा हो गया। पीड़ितों के प्रियजनों ने उनके चेहरे दर्द से उकेरे हुए थे, स्टैंड ले लिया और अपने दिल को चीर देने वाली हानि की कहानियां साझा की। उनके शब्द अदालत में गूंज उठे, उन चोरी गए जीवन की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हुए। माताओं और पिताओं ने अपने बच्चों के सपनों की बात की, जो एक बार उनके घरों को भर देते थे और अब उनके जीवन को खाली कर देते थे। भाई बहनों ने अपने प्रिय भाई और बहनों की अनुपस्थिति से हमेशा के लिए दागदार यादों को आंसू बहाते हुए बताया। दोस्तों ने अपने दुख की गहराई को कैप्चर करने के लिए शब्द खोजने के लिए संघर्ष किया। उनके जीवन हमेशा के लिए खालीपन से बदल गए। अदालत भावनाओं के मिश्रण से भर गई थी, क्योंकि क्रोध और उदासी न्याय की इच्छा के साथ मिल गई थी। पीड़ितों के जीवन का प्रभाव और उनके नुकसान का परिमाण स्पष्ट था, जो सभी उपस्थित लोगों पर एक अमिट निशान छोड़ गया। जब सजा सुनाने का समय आया तो न्यायाधीश को अपूरणीय क्षति के कारण की मान्यता के साथ सजा को संतुलित करने का कठिन काम था। स्थिति की गंभीरता अदालत में भारी पड़ गई, क्योंकि पीड़ितों के प्रियजनों ने अपनी सांसें रोक ली थीं। उम्मीद थी कि एक ऐसी सजा मिलेगी जो उनके नुकसान के परिमाण को प्रतिबिंबित करेगी। बोनी ड्यूआर्टे ने सुना जब न्यायाधीश ने 51 साल से आजीवन की सजा सुनाई। उनके कार्यों का भार और पीड़ितों के परिवारों पर उन्होंने जो दर्द दिया था वह अदालत में स्पष्ट था। सजा ने एक अनुस्मारक के रूप में काम किया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के परिणाम दूरगामी होते हैं, जो हमेशा के लिए पीछे छूटे लोगों के जीवन को बदल देते हैं। अदालत, जो एक बार दुहक और हानि के भाव से भरी थी, अब बंद होने की भावना ले गई। पीड़ितों के प्रियजनों ने, हालांकि हमेशा के लिए अपने अकल्पनीय नुकसान से घायल हो गए, इस ज्ञान में सांत्वना पाई कि न्याय हुआ था। बोनी ड्यूआर्टे का मामला शराब पीकर गाड़ी चलाने के विनाशकारी परिणामों का एक स्पष्ट अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। यह जिम्मेदार विकल्प बनाने के महत्व और एक पल की लापरवाही से अनगिनत व्यक्तियों के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। दुर्भाग्यवश, हालांकि समय को वापस मोड़ने का कोई तरीका नहीं है और उसके लापरवाह कार्यों और उन कार्यों के परिणाम एक कठोर वास्तविकता है जिसके साथ उसे अपने जीवन के बाकी हिस्से के लिए रहना होगा। शेल्बी आइजैक एक ऐसे मामले में फंस गई जिसने अदालत में सदमा पैदा कर दिया। उनके द्वारा $250 के बालों के बंडल खरीदने के लिए एडी टेट द्वितीय से मुलाकात की थी और बाद में उन्हें वापस बुलाकर एक और बैठक आयोजित करने का दावा किया कि वह और खरीदना चाहती हैं। जब टेट अपनी गर्भवती प्रेमिका एडविना थॉमस के साथ पहुंचे तो शेल्बी ने अपनी कार में गोली मार दी, जिससे टेट, थॉमस और उनके अजन्मे बच्चे की मौत हो गई। मुकदमा के दौरान अदालत विरोधाभासी आख्यानों का युद्ध बन गई, जिसमें शेल्बी आइजैक के परिवार के सदस्य उनके खिलाफ सबूतों के भार के बीच अपनी बेगुनाही का दावा कर रहे थे। आइजैक और पीड़ितों के बीच जो विवाद हुआ वह एक मामूली मामला शुरू हुआ, लेकिन यह जल्दी ही नियंत्रण से बाहर हो गया। गुस्सा बढ़ गया और जो एक साधारण असहमति होनी चाहिए थी वह एक घातक टकराव में बदल गया। मुकदमा के दौरान अभियोजन पक्ष ने एक सम्मोहक मामला प्रस्तुत किया, जिसमें घातक शूटिंग के लिए अग्रणी घटनाओं को सावधानीपूर्वक एक साथ जोड़ा गया। आइजैक के खिलाफ सबूत भारी थे, जिससे संदेह की बहुत कम गुंजाइश बची थी। जब अपराध के विवरण का खुलासा हुआ तो अदालत में तनाव से भर गया। हालांकि बढ़ते सबूतों के बीच आइजैक के परिवार के सदस्यों ने दृढ़ता से उनकी बेगुनाही का दावा किया। उनका मानना था कि उन पर गलत आरोप लगाया गया है और सच्चाई को विकृत कर दिया गया है। प्रतिवादी के लिए उनका अटूट समर्थन ने अदालत के भीतर एक स्पष्ट विभाजन पैदा किया, क्योंकि दोनों पक्षों पर भावनाएं उच्च स्तर पर थीं। जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ा, विरोधाभासी आख्यान टकरा गए, जिससे न्यायाधीश और जूरी को सच्चाई का पता लगाने का कठिन काम था।
अदालत तर्कों और प्रतिवादों का युद्ध बन गई, क्योंकि बचाव पक्ष ने अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह डालने का प्रयास किया। हालांकि अंततः सबूत ने अपने लिए बात की और शेल्बी आइजैक को द्वितीय डिग्री हत्या का दोषी पाया गया। फैसले का भार हवा में लटका हुआ था, क्योंकि यह वास्तविकता कि वह जेल जा रही थी अंततः अंदर आ गई। अपने सदमे में वह अदालत में ही घबरा गई और बेहोश हो गई। हालांकि न्यायाधीश प्रभावित नहीं हुए और उनके खिलाफ फैसला पढ़ना जारी रखा। शेल्बी आइजैक और उनके परिवार ने फैसले के साथ आने के लिए संघर्ष किया। उनका परिवार उनकी बेगुनाही का दावा करना जारी रखा, आश्वस्त था कि न्याय नहीं हुआ था। उन्होंने अदालत में ही चिल्लाया, जिससे तनाव और बेचैनी पैदा हुई। मामले के खत्म होने के बाद भी उन्होंने उनकी बेगुनाही का दावा करना जारी रखा। शेल्बी आइजैक अपने द्वारा किए गए मौतों के लिए 30 साल की सजा काट रही हैं। शाइना ह्यूबर्स। शाइना ह्यूबर एक ऐसे मामले में फंस गईं जिसने अदालत में सदमा पैदा कर दिया। उनके आन और बंद प्रेमी हिंसा के एक सुनियोजित और ठंडे खून वाले हमले का शिकार हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप सजा मिली जो अपराध के अनुरूप थी। ह्यूबर और उनके प्रेमी के बीच संबंध उग्र थे, जो कई ब्रेकअप और सुलह से चिह्नित थे। लेकिन उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन उनकी अस्थिर गतिशीलता ने एक भयावह मोड़ ले लिया, जिसका चरमोत्कर्ष एक चौंकाने वाले विश्वासघात के कार्य में हुआ। जाहिर तौर पर उनके प्रेमी रेयान पोस्टन ने फैसला किया था कि वह कर चुके हैं और रिश्ते का अंत हो गया था। उन्होंने फैसला किया था कि यह खत्म हो गया था और वह अंततः अपने जीवन के साथ आगे बढ़ रहे थे। हालांकि ह्यूबर के मन में वही विचार नहीं था और उन्होंने फैसला किया कि अगर वह उन्हें नहीं पा सकती है तो कोई और भी नहीं पाएगा। बंदूक से लैस होकर उसने अपने प्रेमी को कई बार गोली मार दी, जिससे हिंसा के एक सुनियोजित कार्य में उसकी जान चली गई। जब इस ठंडे खून वाले अपराध के विवरण का खुलासा हुआ तो अदालत अविश्वास में छोड़ दी गई, जो शाइना ह्यूबर जाने के लिए तैयार थीं कि गहराई की एक चिल्लिंग तस्वीर पेश करते हुए। मुकदमा के दौरान न्यायाधीश ने अपराध को ठंडे खून वाला बताया, जिससे ह्यूबर द्वारा प्रदर्शित पूर्व नियोजन और पश्चाताप की कमी पर जोर दिया गया। जब अपराध की गंभीरता का एहसास हुआ तो अदालत में सदमे और भय का मिश्रण देखा गया। ह्यूबर के खिलाफ प्रस्तुत सबूत निंदनीय थे, जिससे उनके अपराध के बारे में संदेह की बहुत कम गुंजाइश बची थी। अदालत अभियोजन पक्ष के लिए एक सम्मोहक मामला प्रस्तुत करने का मंच बन गई, जिसमें हमले की गणना की गई प्रकृति और पीड़ित के प्रियजनों पर इसके विनाशकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ा, अदालत में तनाव से भर गया, क्योंकि बचाव पक्ष ने अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह डालने का प्रयास किया। लेकिन ह्यूबर के खिलाफ सबूतों का भार बहुत अधिक था और अंततः उन्हें दोषी पाया गया। सजा सुनवाई को कई बार स्थगित कर दिया गया था, ताकि बचाव पक्ष पीड़ित बयानों की समीक्षा कर सके और पूर्व सजा जांच रिपोर्ट के बारे में स्पष्टीकरण किया जा सके। न्यायाधीश की सजा ने अपराध की गंभीरता को प्रतिबिंबित किया, क्योंकि ह्यूबर को अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि शाइना ह्यूबर इस सजा से स्पष्ट रूप से दुखी थीं। अदालत के बाकी हिस्से में राहत और दुख का मिश्रण देखा गया, क्योंकि पीड़ित के प्रियजनों ने अपने प्यारे परिवार के सदस्य के नुकसान और अंततः न्याय के साथ संघर्ष किया था। कैमिया गैमेट। शाइना ह्यूबर के मामले के समान ही कैमिया गैमेट भी एक ऐसे ही चौंकाने वाले हत्या के आरोप में खड़ी थीं, जिसे न्यायाधीश ने कभी देखा था। उनके प्रेमी को हिंसा के एक क्रूर और बेरोक-टोक कृत्य का शिकार होना पड़ा, जो अप्रत्याशित था। गैमेट और उनके प्रेमी के बीच संबंध हिंसा और अस्थिरता के इतिहास से चिह्नित थे। लेकिन उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन उनके उग्र गतिशीलता एक भयावह चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, जब क्रोध में आकर गैमेट ने अपने प्रेमी पर एक क्रूर हमला किया, जिससे उन्हें घातक चोटें आईं। उसने तलने वाले पैन, फ्लोर लैंप, एंड टेबल और एक लंबे चाकू सहित कई हथियारों से उस पर हमला किया था। मुकदमा के दौरान न्यायाधीश अपराध की क्रूरता से स्पष्ट रूप से हिल गए। उन्होंने इसे अपने द्वारा देखे गए सबसे चौंकाने वाले हत्याओं में से एक बताया। अपराध के विवरण भयावह से कम नहीं थे, जो बेरोक-टोक हिंसा और मानव जीवन के लिए पूर्ण उपेक्षा की तस्वीर पेश करते थे। जब स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ तो अदालत में भय और दुख का मिश्रण देखा गया। गैमेट के खिलाफ प्रस्तुत सबूत भारी थे और उनके अपराध के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ा। अभियोजन पक्ष ने उन घटनाओं की एक स्पष्ट तस्वीर पेश की जो सामने आईं, जिसमें गैमेट द्वारा प्रदर्शित क्रूरता और पश्चाताप की कमी पर प्रकाश डाला गया। जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ा, अदालत अभियोजन पक्ष के लिए एक सम्मोहक मामला पेश करने का मंच बन गई, जिसमें अपराध की गंभीरता और पीड़ित के प्रियजनों पर इसके विनाशकारी प्रभाव पर जोर दिया गया। गैमेट के खिलाफ सबूतों का भार बहुत अधिक था और अंततः उन्हें दोषी पाया गया। न्यायाधीश की सजा ने अपराध की घृणित प्रकृति को प्रतिबिंबित किया,
क्योंकि न्यायाधीश ने यह व्यक्त करने के बाद कि अपराध कितना भयावह था, उन्होंने आजीवन कारावास की सजा सुनाई बिना पैरोल की संभावना के। हालांकि आजीवन कारावास का सामना करने के बावजूद कैमिया में बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं दिखा। उसने अपने प्रेमी के परिवार पर आंखें घुमाईं, अनिवार्य रूप से उनका मजाक उड़ाया। गुस्से में न्यायाधीश ने कैमिया से कहा कि उसे उम्मीद है कि वह जेल में मर जाएगी और यदि राज्य ने मौत की सजा की अनुमति दी तो उसे आजीवन कारावास के बजाय वह मिल जाएगा। जेनिफर मी एक ऐसे मामले में फंस गई जिसने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। एक लूट के गलत होने के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई और जेनिफर को आजीवन कारावास की सजा मिली, जिससे उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। जेनिफर मी ने पहले मीडिया का ध्यान तब खींचा था जब वह अपने गंभीर हिचकी के मामले के कारण कई शो में दिखाई दी थी। वह इतनी लोकप्रिय हो गई थी कि उन्हें हिकअप गर्ल के नाम से जाना जाने लगा और उन्होंने अपने इलाज के लिए पैसे जुटाए, साथ ही साथ अपनी स्थिति के लिए सार्वजनिक ध्यान और संदेह भी जुटाया। उनके हिचकी ठीक होने के बाद उनकी लोकप्रियता कम हो गई। हालांकि मी एक बार फिर अपने ऊपर स्पॉटलाइट डालेंगी, इस बार एक अधिक भयावह कारण से। 2010 में उन्होंने कई गलत चुनाव किए और अपराध के जीवन में उतर गईं। आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने के एक बेताब प्रयास में वह एक लूट के साजिश में उलझ गई, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। दुर्भाग्यपूर्ण लूट ने एक दुखद मोड़ तब लिया जब एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो गई। वह एक 22 वर्षीय व्यक्ति से मिली, जिससे वह ऑनलाइन मिली थी। उसने उस व्यक्ति को एक खाली घर में आमंत्रित किया जहां उसका इरादा उसकी संपत्ति लूटने का था। जब वह व्यक्ति आया तो जेनिफर मी और उसके 2 दोस्तों ने उससे $50 से भी कम की लूट की। उसे लूटने की प्रक्रिया में उन्होंने उस व्यक्ति को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अपराध के सहयोगी के रूप में मी पर हत्या का आरोप लगाया गया। मुकदमा के दौरान अदालत में दुख और अविश्वास की भावना से भरा था। जेनिफर मी अपने कार्यों के लिए पछतावा कर रही थी, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी और संशोधन करने के लिए बहुत कम था। एक त्वरित स्कोर के गलत प्रयास से शुरू हुआ था, जो हिंसा के एक बेतुके कार्य में बदल गया था। मी के खिलाफ सबूत मजबूत थे और अभियोजन पक्ष ने अदालत को मी के इरादों के बारे में एकत्र किए गए सबूत दिखाने का अच्छा काम किया। साथ ही साथ उन घटनाओं का वर्णन किया जो सामने आईं, लूट में मी की भूमिका और उसमें हुए दुखद परिणाम पर प्रकाश डाला। एक बहुत ही सम्मोहक परीक्षण के बाद जूरी ने दोषी फैसला सुनाया। फिर यह न्यायाधीश पर निर्भर था कि मी के लिए सजा क्या होनी चाहिए। न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता और अपूरणीय क्षति को पहचाना। मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जो अदालत में गूंज उठा। सजा का प्रभाव स्पष्ट था, क्योंकि मी के प्रियजनों और पीड़ित के परिवार को क्रमशः फाड़ दिया गया था और राहत मिली थी। जेनिफर मी ने यह मान लिया होगा कि उन्हें थप्पड़ मारा जाएगा, लेकिन नई वास्तविकता निश्चित रूप से वह नहीं थी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। वह फ्लोरिडा के मैरियन काउंटी के लोवेल सुधार संस्थान में अपनी सजा काट रही हैं। सैंड्रा लेन एक ऐसे मामले में फंस गई जिसने एक परिवार के अंदर की गहरी दुखद कहानी को उजागर किया। अपने ही पोते के साथ हुए एक शारीरिक झगड़े के दौरान परिस्थितियां इतनी बिगड़ गईं कि अंत में पोते की मौत हो गई और सैंड्रा को कम से कम 22 साल जेल की सजा मिली। सैंड्रा और उनके पोते के बीच हमेशा से तनावपूर्ण और विवादित संबंध रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। 18 मई 2012 को सैंड्रा और उनके पोते में झगड़ा हो गया। इस झगड़े के दौरान भावनाएं बहुत तनावपूर्ण हो गईं और एक क्षण में सैंड्रा ने एक गलत फैसला किया। उन्होंने एक हथियार उठाया और गोली चला दी, जिससे उनके पोते का जीवन और उनका अपना जीवन हमेशा के लिए बदल गया। पीड़ित जोनाथन हॉफमैन ने 911 पर फोन करके मदद मांगी और बताया कि उन्हें गोली मार दी गई है। सैंड्रा ने मदद के लिए जोनाथन के फोन करने के बावजूद गोली चलाना जारी रखा। जब पुलिस घर पहुंची तब तक जोनाथन हॉफमैन की मौत हो चुकी थी। सैंड्रा लेन ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया और हत्या का स्वीकार कर लिया। अदालत में इस घटना के विवरण को सामने रखा गया, जिससे परिवार के भीतर हिंसा और त्रासदी से अलग हो गए। परिवार की तस्वीर सामने आई। ये मामला विशेष रूप से नाजुक था, क्योंकि अपराधी और पीड़ित दोनों परिवार के सदस्य थे। सैंड्रा का स्वीकारोक्ति बहुत मजबूत था और अभियोजन पक्ष के खिलाफ उनके मामले का एक मजबूत हिस्सा था। जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ा, अदालत में भावनाओं का मिश्रण देखा गया, क्योंकि बचाव पक्ष ने परिवार की गतिशीलता की जटिलताओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। हालांकि लेन के खिलाफ सबूतों का भार बहुत अधिक था और अंततः उन्हें दोषी पाया गया। जज को सजा सुनाने का कठिन काम था। उन्होंने परिवार के भीतर हुई त्रासदी को पहचाना। लेन को कम से कम 22 साल जेल की सजा सुनाई गई, जो उनके किए गए गलत काम के परिणामों को दर्शाता है। सैंड्रा लेन का मामला परिवार के रिश्तों की नाजुकता और उच्च भावनाओं के दौरान हिंसा होने की संभावना के बारे में
एक भयावह अनुस्मारक के रूप में काम करता है। ये शांतिपूर्ण समाधान खोजने के महत्व और जब संघर्ष इतने दुखद अनुपात तक बढ़ जाता है तो होने वाले विनाशकारी परिणामों पर प्रकाश डालता है। हालांकि सैंड्रा लेन के लिए यह सबक सीखने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। कायंड्रिया कुक। एक मामले में अप्रत्याशित मोड़ और कानूनी जटिलताओं के कारण कैंड्रिया कुक खुद को आजीवन कारावास की संभावना का सामना करती हुई पाई। कुक आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए नई नहीं थी। 2017 में जब वह अभी भी एक हाई स्कूल की छात्रा थी, तब वह अपने उस समय के प्रेमी के साथ एक आदमी को लूटने का फैसला करने के लिए गिरफ्तार और आरोपित की गई थी। जब उन्होंने पीड़ित को लूटने की कोशिश की तो उसके प्रेमी ने उसे गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कैंड्रिया कुक को अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया और अदालत में आरोपित किया गया। जब मुकदमा चल रहा था तो उसे और उसके परिवार को उसके वकील द्वारा आश्वासन दिया गया था कि वह जेल का समय नहीं देगी, बल्कि इसके बजाय प्रोबेशन का सामना करेगी। उसके वकील के आश्वासन ने उसे आश्वस्त कर दिया और उसे उम्मीद थी कि कुछ भी अलग नहीं होगा। हालांकि जब वह सजा के लिए न्यायाधीश के सामने आई तो उसे इसके बजाय 20 साल की सजा दी गई। सजा पढ़ने के दौरान अदालत में उनके सदमे की प्रतिक्रिया वायरल हो गई और लोगों ने उनके लिए सहानुभूति दिखाई। सजा ने जो ध्यान आकर्षित किया वह अंततः उसकी मदद करेगा और 2 नए वकील स्टीवन रॉबिन्सन और केल्विन डेनियल्स ने उसके मामले को प्रो बोनो ले लिया। कुक को अपने पिछले याचिका वापस लेने की अनुमति दी गई थी क्योंकि उसने वकील ने जो बताया था उसके आधार पर प्रोबेशन की उम्मीद की थी। न्यायाधीश आश्वस्त थे कि उन्हें गलत तरीके से विश्वास दिलाया गया था कि उन्हें हल्का सजा मिल रही है। अब उसे और उसके नए वकीलों को अपना मामला फिर से तैयार करना होगा। उनकी नई रक्षा टीम पूरी तरह से जेल के समय से बचने की उम्मीद में एक अधिक अनुकूल परिणाम सुरक्षित करने के लिए लड़ रही थी। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने कुक को अपने कार्यों की पूरी सीमा के लिए जिम्मेदार ठहराने और पहले से पारित सजा की पुष्टि करने का प्रयास किया। न्यायाधीश को एक गंभीर निर्णय लेना था जो एक युवा महिला के जीवन को बना या बिगाड़ सकता था। जब वह फिर से अदालत में पहुंची तो कुक 24 वर्ष की थीं। उनके भाग्य के संतुलन में लटकते हुए अदालत तनाव से भर गई थी। यह या तो जा सकता है, उसे हल्का सजा मिल सकता है, या न्यायाधीश एक भारी सजा देने का फैसला कर सकता है। न्यायाधीश ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद 11 साल की सजा के साथ साथ 20 साल की प्रोबेशन की समवर्ती अवधि दी। इसका मतलब था कि प्रोबेशन उसकी जेल की सजा के साथ साथ चलेगी। जब नई सजा पढ़ी गई तो पिछली बार की तरह कोई विस्फोट नहीं हुआ। सजा शायद अभी भी उसकी पसंद के अनुसार नहीं थी, लेकिन यह पहले की स्थिति से बेहतर थी। कैंड्रिया कुक का मामला न्याय प्रणाली की जटिलताओं और अप्रत्याशित परिणामों की संभावना का अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। यह रणनीतिक कानूनी निर्णयों के महत्व और अच्छे कानूनी प्रतिनिधित्व के महत्व पर प्रकाश डालता है। ताटियाना फुसारी। एक मामले में जो मात्र प्रवृत्ति की नींव को हिला देता है, ताटियाना फुसारी को अपने ही 10 महीने की बेटी की मौत के परिणाम स्वरूप एक दिल दहला देने वाले अपराध का आरोपी पाया गया। मां और बच्चे के बीच का बंधन पवित्र माना जाता है, लेकिन फुसारी के मामले में वह बंधन दुखद रूप से टूट गया। उपेक्षा की एक श्रृंखला के माध्यम से उनकी शिशु बेटी कुपोषण और निर्जलीकरण से पीड़ित हुई। अंततः उनकी मां के विश्वासघात के विनाशकारी प्रभावों के कारण दम तोड़ दिया। मामले के विवरण दिल दहला देने वाले से कम नहीं थे। मुकदमा के दौरान अदालत दुख और अविश्वास के मिश्रण से भर गई, क्योंकि सबूत प्रस्तुत किए गए थे जो एक मासूम बच्चे के कल्याण के लिए उपेक्षा और उपेक्षा की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते थे। अभियोजन पक्ष ने एक सम्मोहक मामला प्रस्तुत किया जिसमें फुसरी की उपेक्षा की सीमा और उसके बेटी के जीवन पर इसके विनाशकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। जब त्रासदी का भार उपस्थित लोगों पर छा गया तो अदालत भारी मौन से भर गई। जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ा, अदालत अपराध की गंभीरता और हुए गहरे नुकसान पर जोर देने के लिए एक स्थान बन गई। फुसारी के खिलाफ सबूत भारी थे और यह स्पष्ट था कि वह अपने ही बच्चे की मौत में दोषी थी। जूरी दोषी फैसला लेकर आई और न्यायाधीश को सजा सुनाने का कठिन काम था। उन्होंने अपराध की गंभीरता और अपूरणीय क्षति को पहचाना। फुसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जो नुकसान के भार और उसके कार्यों के परिणामों को दर्शाता है। ताटियाना फुसारी का मामला मातृत्व की पवित्र जिम्मेदारी और उपेक्षा से उत्पन्न हो सकते हैं कि विनाशकारी परिणामों का एक भयावह अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। यह हमारे बीच सबसे कमजोर लोगों का पोषण और संरक्षण करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। जैसा कि हम आजीवन सजा का जवाब देने वाली खतरनाक महिलाओं की कहानियों का पता लगाना जारी रखते हैं, फुसारी की कहानी एक गंभीर उदाहरण है जो देखभाल के कर्तव्य को छोड़ देने पर प्रकट हो सकता है। सबूतों के भार और प्रभावित लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव से भरे अदालत के दृश्य
एक मां के विश्वासघात से उत्पन्न हो सकती है, गहरी त्रासदी का एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस तरह का कोई अन्य रोचक वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी अपने स्क्रीन पर दिए गए किसी भी बॉक्स पर क्लिक करें।